नमस्ते, मेरा नाम है दीक्षा ठाकुर और आप मुझे देख रहे हैं श्री विश्वनाथ IAS अकेडमी सोलन से वनडे एग्ज़ाम को लेकर जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन की सीरीज़ चली है, उसी सीरीज़ में ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। तो आइए देखते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो है वो कौन से रहने वाले। देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ आर ट्रू अबाउट द टर्शरी सेक्टर। हमें टर्शरी सेक्टर के बारे में बताना है। पहले तो जो इकोनॉमिक्स होती है उसमें हमारे 3 तरह के सेक्टर्स होते हैं। पहला वाला होता है हमारा प्राइमरी सेक्टर, दूसरे वाला होता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर और थर्ड वाला होता है हमारा टर्शरी सेक्टर। तो यही टर्शरी सेक्टर के बारे में ये पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं स्टेटमेंट जो है वो क्या है। इट डज़ नॉट प्रोड्यूस गुड्स बट सपोर्ट्स अदर सेक्टर्स। ये वस्तुएं पैदा नहीं करता बल्कि अन्य क्षेत्रों का समर्थन करता है। तो सही बात है, जो हमारा टर्शरी सेक्टर है उसी को बोलते हैं हम सर्विस सेक्टर। और सर्विस सेक्टर इसमें जो चीज़ें आती हैं ये प्रोडक्शन नहीं करता बल्कि सेवाएं प्रदान करता है। जैसे इसमें आता है हमारा बैंक्स आर ऑल्सो इन टर्शरी सेक्टर। उसके अलावा आपके हॉस्पिटल हो गए, आपका पुलिस हो गया, उसके अलावा आपका ट्रांसपोर्ट हो गया। ये जो सारी चीज़ें आती हैं ये सेवा क्षेत्र में आती हैं, सर्विस सेक्टर में आती हैं। तो सही बात है, ये जो है वो गुड्स को सपोर्ट करता है बट प्रोड्यूस जो है वो नहीं करता। तो पहली स्टेटमेंट हमारी कैसी हो जाती है, इसमें सही जो है वो हो जाती है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड बैंकिंग आर द एग्जाम्पल्स। परिवहन, संचार और बैंकिंग इसके उदाहरण हैं। अभी बता चुकी हूँ मैं आपको। देखो, बैंकिंग भी हो गया, हॉस्पिटल भी हो गया, आपका पुलिस हो गया, आपका ट्रांसपोर्ट हो गया। उसके अलावा आपका जो इंश्योरेंस होता है वो जो है वो भी इसमें आता है। पोस्ट ऑफिस हो गया, आपका पोस्ट ऑफिस जो होता है वो भी किस में है, टर्शरी सेक्टर में आते हैं, जो आपका तृतीय क्षेत्र जो है वो होता है। तो दोनों स्टेटमेंट इसमें कैसी हैं, हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। बोथ 1 और 2 हमारा कैसा हो जाएगा, इसका सही आंसर इसमें हो जाएगा। देखते हैं जो इकोनॉमिक्स है उसके सेक्टर के बारे में। जो प्राइमरी सेक्टर है वो मेनली है हमारा एग्रीकल्चर ओरिएंटेड, मतलब जो नेचर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो सारी की सारी हमारी प्राइमरी सेक्टर में आएंगी। जैसे कि आपका पशुपालन जो है वो हमारा वो भी इसमें आएगा, मत्स्य पालन हमारा इसमें आएगा प्राइमरी सेक्टर में। इसके अलावा अगर प्राइमरी सेक्टर में आप और देखो तो माइनिंग भी जो हमारा प्राइमरी सेक्टर में ही आता है। अगर आप ये सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हो तो इसमें आता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग, जो निर्माण का काम होता है, जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, कारखाने होते हैं, वो आते हैं हमारे किसमें, सेकेंडरी सेक्टर में। तो ये मैंने आपको जो इकोनॉमिक्स के जितने भी सेक्टर हैं वो मैंने आपको बता दिए। सही आंसर इसका ऑप्शन सी है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स हैज़ द हाईएस्ट शेयर इन GDP बट एम्प्लॉयज़ फीवर पीपल इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में GDP में तो सबसे अधिक योगदान देता है लेकिन कम लोगों को क्या करता है, वो रोजगार जो है वो देता है। तो आपको बताना है कि जैसे मैंने अभी प्रीवियस में बताया कि इकोनॉमी में हमारे 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। इसमें बोल रहा है कि इन तीनों सेक्टर में GDP में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कौन करता है, लेकिन कॉन्ट्रीब्यूशन के बाद भी उसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सबसे कम जो है वो काम कर रहे हैं। तो इसका आंसर पहले देख लेते हैं, वो है हमारा टर्शरी सेक्टर, यानी कि तृतीय क्षेत्र। टर्शरी सेक्टर ये जो हमारा GDP में कंट्रीब्यूट करता है, ये लगभग हमारा 53% जो है वो हमारा कंट्रीब्यूट करता है GDP में। लेकिन जो हमारा जो टर्शरी सेक्टर होता है उसको सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं, सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। लेकिन ये सर्विस और ये जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम लोगों को देता है और GDP में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो यही हमारा सी ऑप्शन इसका जो है वो सही आंसर हमारा हो जाएगा। GDP में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट सर्विस सेक्टर करता है, टर्शरी सेक्टर करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। जो पब्लिक सेक्टर्स होते हैं यानी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम सरकार के द्वारा, सरकार के स्वामित्व में और संचालन में जो है वो होते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? देखते हैं, पहला दूसरी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है द मेन एम ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज टू अर्न प्रॉफिट। जो हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या, लाभ कमाना होता है। देखते हैं स्टेटमेंट्स को। पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, जो स्टेटमेंट 1 है हमारा वो तो सही है कि पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइजेस होते हैं वो ओन्ड किए जाते हैं एंड ऑपरेटेड किए जाते हैं। किसके द्वारा? जो हमारी गवर्नमेंट होती है उसके द्वारा। इसीलिए ही उनका नाम जो है वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज रखा जाता है, क्योंकि वो ऑपरेटेड और ओन्ड बाय द गवर्नमेंट
ऑफ पर्टिकुलर कंट्री जो है वो होता है। और दूसरा स्टेटमेंट है द मेन एम ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू अर्न प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, जो हमारा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होता है इसका सबसे ज़्यादा जो एम होता है वो पब्लिक वेलफेयर होता है, सोशल वेलफेयर होता है, यहाँ ना कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना होता है हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, जो हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। जो हमारा ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होता है इसका काम जो है वो वेलफेयर करना होता है, ना कि ये करना क्या कहते हैं प्रॉफिट कमाना, उसका मेन एम होता है। तो दूसरा हमारा जो है वो रॉन्ग है और फर्स्ट हमारा जो है वो सही है। तो इसमें देखो ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ओनली वन जो है वो इसमें हमारा कैसा है, करेक्ट आंसर हमारा इसका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको बताना है और देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। ऑर्गेनाइज्ड, सॉरी कौन से क्वेश्चन पे थे, आई एम सो सॉरी, एक सेकंड जो है वो हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन था। हाँ यही था हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर। चलते हैं इसी क्वेश्चन को जो है वो देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ऑर्गेनाइज सेक्टर प्रोवाइड्स जॉब सिक्योरिटी एंड फिक्स्ड वर्किंग आवर्स। तो जो संगठित क्षेत्र नौकरी की सुरक्षा और निश्चित कार्य समय प्रदान करता है, तो सही बात है। ऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते ही उसको हैं जिसमें आपके काम करने के जो आवर्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, आपकी सैलरी जो है वो मतलब पहले से ही जो है वो डिफ़ाइन की जाती है आपको कि इतने टाइम में को आपकी सैलरी मिलेगी, प्रमोशन इस तरीके से होगा, तो सब कुछ इसमें ऑर्गेनाइज होता है, इसीलिए इसको जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर हमारा वही होता है जो जॉब सिक्योरिटी एंड फिक्स्ड वर्किंग आवर उसमें होते हैं, सही बात है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर इंक्लूड्स स्मॉल स्केल एंड सीजनल एम्प्लॉयमेंट। तो सही बात है, जो असंगठित क्षेत्र होता है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हमारा होता है, उसमें कुछ भी फिक्स नहीं होता। जब आपके पास काम है, जब आपके मतलब मार्केट में डिमांड है, काम है, तो फिर जो है वो लोगों को हायर किया जाता है, लेकिन उनका फिक्स नहीं है। जैसे ही डिमांड कम हो गई वैसे ही लोगों को हटा दिया जाता है, तो वही होता है हमारा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसमें हमारे सही हो गए, तो ओनली बोथ 1 और 2 हमारा ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 5th है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग जीडीपी। जीडीपी को लेकर कुछ स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कि इनमें से जो है वो कौन सा सही है। पहला है जीडीपी मेजर्स द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन द कंट्री इन 1 ईयर। तो हाँ सही बात है, जो हमारी जीडीपी होती है उसकी डेफिनेशन ही ये बोल रहा है कि एक देश की बाउंड्री के अंदर एक साल में 1 फाइनेंशियल ईयर में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको बोलते हैं हम जीडीपी। तो सही बात है, पहला तो इसकी डेफिनेशन ही बोल रहा है ये। ओनली गुड्स फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर आर काउंटेड इन जीडीपी। केवल प्राथमिक क्षेत्रों की वस्तुएं जीडीपी में शामिल होती हैं, तो गलत बात है। प्राइमरी सेक्टर की ही चीज़ें शामिल नहीं होती इसमें हमारा प्राइमरी सेक्टर भी शामिल होता है, सेकेंडरी सेक्टर भी और टर्शरी सेक्टर भी। ये जो तीनों सेक्टर हैं हमारी इकोनॉमी के, जो भी चीज़ें इन तीनों सेक्टर में आएंगी, तीनों ही जो है वो जीडीपी के अंदर आती हैं, तो केवल प्राइमरी सेक्टर नहीं आता। दूसरा आपका गलत हो गया, तो ओनली 1 जो है वो हमारा इसका कैसा हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका कैसा हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट है द डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन एक्चुअली नीडेड। बोल क्या रहा है कि जो ये कौन सी छिपी हुई बेरोजगारी या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी जिसको बोलते हैं, वो ऐसी बेरोजगारी हमारी होती है जिसमें जो है वो जितने लोग ज़रूरी हैं उतने लोगों मतलब जितने लोग लगानी चाहिए उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा लोग जो है वो उसमें लगाए जाते हैं। तो सही बात है, सही बोल रहा है। प्रच्छन्न छिपी हुई बेरोजगारी, इसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं, में ज़रूरत से ज़्यादा लोग कार्य में लगे होते हैं। तो सही बात है, जितनी ज़रूरत नहीं है उससे भी ज़्यादा लोग आपने लगाए हैं, तो वो प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है वो कहलाती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ मोस्टली फाउंड इन अर्बन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। ये मुख्य रूप से शहरी विनिर्माण उद्योग में पाई जाती है। शहरी विनिर्माण उद्योग में नहीं पाई जाती, अर्बन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में नहीं पाई जाती। ये जो है वो हमारी जो इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट है वो हमारी रूरल एरियाज़ में होती है, अर्बन में नहीं होती, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में होती है, शहरी क्षेत्र में नहीं देखने को हमें मिलती है। तो दूसरा हमारा रॉन्ग है। ओनली 1 स्टेटमेंट इसमें कैसा है, हमारा करेक्ट जो है वो है। तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू। ऑप्शन बी जो है वो इसका कैसा हो जाएगा, हमारा सही आंसर
हो जाएगा। उसी को बोलते हैं हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, छिपी हुई बेरोजगारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हैं। तो पहला स्टेटमेंट है हमारा, द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। सही बात है। अगर वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल की हम बात कर रहे हैं, आर्टिकल 63 में गिवन है कि भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत के लिए जो अभी एट प्रेजेंट हमारे 15वें नंबर के 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे बने हैं कौन? सीपी राधाकृष्णन जी जो है वो बने हैं। सीपी राधाकृष्णन जी अभी करंट में ही इसी साल जो है वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने हैं। उससे पहले हमारे जगदीप धनखड़ जी थे। जगदीप धनखड़ जी ने रिज़ाइन कर दिया था, उसके बाद जो है वो सीपी राधाकृष्णन जी हमारे बने हैं। और यही जो है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। सही बात है। द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है। तो सही बात है, जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें दोनों लोग पार्टिसिपेट करते हैं। दोनों लोग मतलब दोनों हाउसेस के लोग, दोनों हाउसेस के एमपी, चाहे वो इलेक्टेड एमपी हो चाहे वो हमारे नॉमिनेटेड एमपी हो, तो दोनों ही टाइप के एमपी, इलेक्टेड नॉमिनेटेड, बोथ पार्टिसिपेटेड इन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट तो हमारा सही है। और तीसरा है हमारा, द वाइस प्रेसिडेंट मस्ट बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। नहीं, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनको मस्ट नहीं है कि वो राज्यसभा का मेंबर होना अनिवार्य है, नहीं। तो थर्ड हमारा रॉन्ग है और फर्स्ट और सेकंड हमारा सही है। तो 1 और 2 जो है वो हमारे इसमें कैसे हो जाएंगे? सही आंसर हमारा इसमें हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका कैसे होगा? सही आंसर हमारा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग is/are true about the election of vice president of India। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? पहला है, अभी तो हमने देखा ये पर चलो कोई नहीं, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शन। तो नहीं, जो हमारे स्टेट्स होते हैं उनकी जो विधानसभा होती है जिसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, वो बोल रहा है कि वो उनके मेंबर भी क्या पार्टिसिपेट करते हैं उनके इलेक्शन में? तो नो, उनके मेंबर जो है वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके इलेक्टेड मेंबर, वो भी किसके इलेक्शन में? वाइस प्रेसिडेंट के नहीं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो पहला तो हमारा रॉन्ग है। दूसरा है, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर एलिजिबल टू वोट। सही बात है, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत यानी कि नॉमिनेटेड, और नॉमिनेटेड भी जो है वो मेंबर बोलता है कि एलिजिबल है वोट करने के लिए। तो सही बात है, दोनों करते हैं। पार्लियामेंट के जो 2 हाउस है हमारे, लोकसभा राज्यसभा, उसके इलेक्टेड नॉमिनेटेड दोनों मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो सही बात है दूसरे वाला। तो नेक्स्ट है, द इलेक्शन इज कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चुनाव भारत के चुनाव आयोग द्वारा करवाया जाता है। सही बात है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसके बारे में देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल आता है हमारा, वो आता है 324 जो है वो रिलेटेड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो देखते हैं किसके इलेक्शन करवाते हैं हमारे, वो करवाते हैं हमारे लोकसभा के इलेक्शन, राज्यसभा के इलेक्शन, विधानसभा के इलेक्शन, उसके अलावा प्रेसिडेंट के इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन, ये सारा कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो करवाता है। तो सही आंसर है इसका स्टेटमेंट 2 और 3 जो है वो हमारे सही हैं। 1 जो है वो हमारा रॉन्ग है। ऑप्शन बी इसका कैसा हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है? द किन्नौरी ट्राइब प्रीडोमिनेंटली इनहेबिट्स द किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। किन्नौरी जनजाति मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में निवास करती है। सही बात है। मतलब इसने पूछा है कि जो मेनली जो है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में आती है। तो हाँ, मेनली वैसे और जगह भी है, लेकिन मेनली जो है वो हमारी किन्नौर में ही किन्नौरी ट्राइब जो है वो देखने को मिलती है। किन्नौरी ट्राइब, किन्नौर के बारे में देखते हैं। किन्नौर हमारा जो है वो डिस्ट्रिक्ट कब बना था हिमाचल का? तो 1960 में जो है वो हमारा किन्नौर जो है वो हिमाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट बना था। अगर हम किन्नौर की और बात करें, किन्नौरी ट्राइब की बात करें और उनके भी मैरिज की बात करें, तो उसमें बहुत टाइप है मैरिज के, जिसमें एक आता है आपका जनेथांग।
जनेथांग मैरिज किन्नौरी ट्राइब में होती है और ये ऐसी मैरिज है जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से की जाती है। उसके अलावा अगर आप द्रोश भी एक टाइप है जो मैरिज का टाइप है किन्नौरी ट्राइब में, ये ज़बरदस्ती जो की जाने वाली मैरिज है उसको द्रोश बोलते हैं। एक है वहाँ पे दमकल शीश या दमचल शीश भी इसको बोलते हैं, ये जो है वो किन्नौरी ट्राइब के अंदर जो है वो लव मैरिज की जाने वाली मैरिज है। तो ये कुछ टाइप है मैरिज के जो किन्नौरी ट्राइब्स में होती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, किन्नौरी ट्रेडिशनली फॉलोज इस्लाम एज देयर मेन रिलीजन। किन्नौरी पारंपरिक रूप से इस्लाम धर्म का पालन करते हैं? नहीं, इस्लाम धर्म का नहीं करते हैं। किन्नौरी जो है वो मेनली आपके हिंदू जो है वो होते हैं, हिंदुइज़्म को फॉलो करते हैं, हिंदुत्व को जो है वो फॉलो करते हैं, इस्लाम धर्म को फॉलो नहीं करते। तो दूसरा हमारा रॉन्ग है, ओनली वन स्टेटमेंट इसमें हमारा कैसा हो गया, करेक्ट जो है वो हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन किन्नौर से ही रिलेटेड है। किन्नौरी पुरुषों की पारंपरिक पोशाक में थेपांग नामक ऊनी टोपी शामिल है। तो ये सही बात है, जो किन्नौरी जो कैप होती है जो फेमस है इंडिया, मतलब इंडिया में भी जो है वो बहुत फेमस है, लेकिन इंटरनेशनली भी काफ़ी इम्पॉर्टेंस जो है वो रखती है हमारी किन्नौरी टोपी। लेकिन किन्नौरी टोपी में एक ऊनी टोपी होती है जिसी को बोलते हैं थेपांग, मतलब किन्नौर में उसको जो है वो थेपांग जो है वो कहा जाता है। मतलब ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि किन्नौर में या थेपांग जो है वो क्या है। तो थेपांग जो है वो एक ऊनी टोपी है जो किन्नौर के मेल पर्सन जो होते हैं वो जो है वो पहनते हैं। सही बात है। पॉलिएंड्री इज़ अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस वंस सीन अमंग किन्नौरीज। किन्नौरियों में पहले एक से अधिक पति रखने की प्रथा जो है वो देखी गई थी। तो सही बात है, पहले क्या होता था कि जो बहुपति प्रथा होती थी किन्नौर में वो फॉलो की जाती थी। उसके इकोनॉमिक कारण भी बहुत थे और जो है वो जैसे पांडवों में भी जो है वो उनकी भी एक पत्नी, मतलब बहुत सारे भाइयों की एक पत्नी थी, उसी को भी ये लोग जो है वो काफ़ी मानते हैं। तो उसी तरीके से इन्होंने फॉलो करा था आगे। लेकिन आज के समय में जो है वो आज के समय में भी जो ये प्रथा है हमारी वो बहुत कम देखने, मतलब अब तो ख़त्म ही हो गई है, अब ज़्यादातर फॉलो नहीं होती है ये। तो ये हमारा फर्स्ट और सेकंड हमारा जो है वो सही है। बोथ स्टेटमेंट इसमें कैसी हैं हमारी, करेक्ट हैं। ऑप्शन सी जो है वो इसमें हमारा कैसा हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज। देखो जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं कई बार उसमें कंप्यूटर के जो है वो 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं, तो इसीलिए मैं जो है वो 1-2 क्वेश्चन लेकर आ जाती हूँ, मतलब वीडियो में डाल देती हूँ ताकि थोड़ा सा पता रहे आपको कि कंप्यूटर भी आ जाता है कई बार 1-2 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज। निम्न में से कौन सी एक मार्कअप लैंग्वेज है? C++ है, जावा है, HTML है या फिर पाइथन है। तो इनमें से मार्कअप लैंग्वेज जो है वो हमारी HTML जो है वो है। HTML का अगर आप फुल फॉर्म देखो तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म जो है वो होती है, यही हमारी मार्कअप लैंग्वेज है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट डज बायोस स्टैंड फॉर। बायोस का पूरा नाम क्या है, मतलब इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। बेसिक इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, बिल्ट इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम फुल फॉर्म होती है किसकी, BIOS की, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है वो इसका सही आंसर ऑप्शन बी जो है वो हमारा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13th। ये क्या बोल रहा है, द प्रेयरीज आर टेम्परेट ग्रासलैंड्स फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका। जो प्रेयरीज हैं हमारे वो समशीतोष्ण घास के मैदान हैं जो उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। देखो घास के मैदान जो है वो पूरे दुनिया में जो है वो पाए जाते हैं, लेकिन उनका नाम जो है वो पूरी दुनिया में डिफरेंट नाम से उनको बोला जाता है। तो वही नाम बोल रहा है कि प्रेयरीज, प्रेयरी करके होता है ये प्रेयरी जो घास के मैदान हैं, क्या वो आपके उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं? तो सही बात है, जो प्रेयरी है हमारे वो घास के मैदान होते हैं, ग्रासलैंड्स हैं और नॉर्थ अमेरिका में हमारे पाए जाते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द स्टेपीज आर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स लोकेटेड इन अफ्रीका। स्टेपीज अफ्रीका में स्थित उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। स्टेपीज जो है वो हमारा वो अफ्रीका में पहली बात तो नहीं होता। स्टेपीज जो होता है हमारा वो एशिया में जो है वो पाया जाता है। एशिया में जो घास के मैदान हैं उसी को बोला जाता है हमारा स्टेपीज़।
तो अफ्रीका में तो नहीं है। अफ्रीका की अगर हम बात करें तो अफ्रीका में बोलते हैं हमारा ये सवाना बोलते हैं, और सवाना कहते हैं ग्रासलैंड, जो घास के मैदान हैं उनको अफ्रीका में। और दूसरा बोलते हैं वेल्ड भी हमारे अफ्रीका में घास के मैदानों को बोला जाता है, लेकिन स्टेपीज हमारा एशिया में बोला जाता है। अगर हम भारत की बात करें, भारत में जो घास के मैदान हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है मर्ग, या फिर उनको बोला जाता है बुग्याल या फिर पयाल। ये इंडिया में घास के मैदानों के नाम है। मर्ग भी बोला जाता है, आपने सुना होगा जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग, तो घास के मैदान है हमारे बुग्याल और पयाल। उत्तराखंड में बोलते हैं बुग्याल और पयाल घास के मैदानों को, ग्रासलैंड्स हैं ये, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि स्टेपीज एशिया में बोलते हैं, प्रेयरीज तो हमारा पहला ही सही है। ओनली वन इसमें कैसा हो जाएगा, हमारा सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पंपास आर एक्सटेंसिव ट्रीलेस प्लेन्स इन साउथ अमेरिका। पंपास दक्षिण अमेरिका के विस्तृत बिना पेड़ों वाले मैदान हैं। तो सही बात है, क्योंकि ये ग्रासलैंड्स हैं पंपास, और ये साउथ अमेरिका में ही पाए जाते हैं। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का जो एक हमारा देश है अर्जेंटीना में ये पाए जाते हैं पंपास। मतलब अर्जेंटीना में जो ग्रासलैंड्स हैं, घास के मैदान हैं, उनका नाम है पंपास। तो सही बात है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है सवानाज आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्पेरिस ट्रीज एंड अकर मेनली इन ऑस्ट्रेलिया। सवाना विरल पेड़ों से युक्त होते हैं और मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। नहीं, सवाना अभी मैं प्रीवियस क्वेश्चन में भी बता चुकी हूँ, सवाना आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में घास के मैदानों को बोला जाता है। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदानों को डाउन्स बोला जाता है। डाउन्स जो घास के मैदान हैं वो पाए जाते हैं हमारे ऑस्ट्रेलिया में। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में जो है वो ग्रेट बैरियर रीफ भी जो है वो हमारी पाई जाती है। जो ऑस्ट्रेलिया की मेन सिटीज़ है हमारी, वो भी ग्रेट बैरियर रीफ पर ही जो है वो सिचुएटेड है। अगर आप डेजर्ट की वहाँ पे बात करें तो विक्टोरिया डेजर्ट भी हमारा ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की अगर कैपिटल की बात करें तो कैनबरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। तो दूसरा हमारा गलत है, इसमें फर्स्ट ही सही है, तो ओनली वन के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन ए जो है वो इसमें कैसा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट है मानो लोवा इज़ द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। मानो लोवा दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। मानो लोवा एक वॉल्केनो है हमारा, ज्वालामुखी है हमारा, और ये जो आपका हवाई लैंड है, हवाई जो द्वीप है उसके ऊपर जो है वो पाया जाता है, और सबसे ऊंचा जो है वो हमारा ज्वालामुखी मानो लोवा ही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, पहला गलत है, ये पहले वाला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, पर्वत नहीं है, ज्वालामुखी है। द रिंग ऑफ फायर इज लोकेटेड अराउंड द अटलांटिक ओशियन। रिंग ऑफ फायर अटलांटिक महासागर के चारों ओर स्थित है। पहली बात तो रिंग ऑफ फायर वो मतलब ऐसे करके रिंग ऑफ फायर जो है वो है, मतलब रिंग की तरह है, एक घेरा है जो अटलांटिक ओशियन में नहीं, पैसिफिक ओशियन में ये जो है वो मिलता है। और दुनिया के सबसे ज़्यादा जो वॉल्केनो है वो भी इसी एरिया में देखने को मिलते हैं, और सबसे ज़्यादा भूकंप भी जो है वो इसी एरिया में हमारे आते हैं, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक्स जो है वो टेक्टोनिक्स थ्योरी जो के अनुसार जो प्लेटें हैं वो मूव करती हैं। तो दूसरा हमारा गलत है और हमारा पहला भी गलत है, तो नन इसका जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की के अनुसार जो है वो उसने टॉलेस्ट माउंटेन नहीं माना है, मानो लोवा को वॉल्केनो ही हमारा माना है मेनली, क्योंकि वॉल्केनो ही के लिए ही ये जो है वो जाना जाता है। तो नन जो है वो इसका कैसा हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट 1 द जरावा ट्राइब बिलोंग्स टू द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। जरावा जनजाति अंडमान और निकोबार समूह में पाई जाती है। तो सही बात है, जो जरावा ट्राइब है, जारवा है, जारवा या जरावा भी इसको बोलते हैं, ये ट्राइब हमारी अंडमान एंड निकोबार में ही देखने को मिलती है। अगर हम अंडमान एंड निकोबार की बात करें, तो उसकी जो कैपिटल पड़ती है हमारी, वो पड़ती है हमारी पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर का नाम जो है वो अभी चेंज हो चुका है, पोर्ट ब्लेयर को श्री विजयपुरम के नाम से जो है वो अब जाना जाता है। ठीक है, अगर हम अंडमान निकोबार की बात करें तो अंडमान निकोबार में इंडिया के 2 वॉल्केनो पाए जाते हैं, जिसमें बैरन आता है और हमारा कौन सा आता है, नारकोडम जो है वो आता है। अगर हम बैरन की बात करें तो बैरन हमारा एक्टिव वॉल्केनो है और नारकोडम जो है वो एक्टिव नहीं है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है। दूसरा है
भील्स आर द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इन इंडिया बाय पॉपुलेशन। भील भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है। सही बात है। जो हमारी 2011 का सेंसस हुआ था लास्ट टाइम, उसके अकॉर्डिंग जो लार्जेस्ट ट्राइब है इन इंडिया वो भील ही है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तो बोथ स्टेटमेंट जो है वो हमारे करेक्ट हो जाएंगे। अगर हम और बात करें अंडमान एंड निकोबार की कि वहाँ पे और कौन सी ट्राइब पाई जाती हैं, तो शोम्पेन एक ट्राइब है वहाँ पे, वो भी जो है वो अंडमान एंड निकोबार में पाई जाती है। उसके अलावा सेंटलीज भी एक ट्राइब है जो कि अंडमान एंड निकोबार में देखने को मिलती है। दोनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी जो है वो इसका कैसा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोडाज आर द नोमैडिक ट्राइब्स ऑफ राजस्थान। टोडा राजस्थान की एक घुमंतु जनजाति है। रॉन्ग है। टोडा हमारा जो टोडाज है वो हमारी ट्राइब है, कहाँ की, तमिलनाडु की ट्राइब है। और ये एक पेस्टोरल ट्राइब है जो कि पशुपालन जो है वो करती है। और पशुपालन में भी सबसे ज़्यादा किसका जो है वो मतलब भैंस जो है वो ये लोग पालते हैं। और तमिलनाडु में भी अगर आप देखो तो नीलगिरी हिल्स, जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर जो है वो देखने को मिलती है आपको टोडा ट्राइब, या तो राजस्थान में नहीं। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की जो ट्राइब है वो उभरती है हमारी कौन सी, भील ट्राइब राजस्थान में आती है। उसके अलावा बंजारा जो ट्राइब है हमारी वो भी राजस्थान में आती है। उसके अलावा गरासिया एक ट्राइब है, वो भी हमारी कहाँ पर देखने को मिलती है, राजस्थान में ही देखने को मिलती है। उसके अलावा मीणा ट्राइब भी जो है वो सरनेम भी कई आपने देखा होगा, जो बहुत सारे पॉलिटिकल मतलब जो पॉलिटिक्स वहाँ पे जो एमपी एमएलए हैं वो लोग भी जो है वो मीणा लगाते हैं, सरनेम भी लगाते हैं। तो ट्राइब भी है वहाँ पे मीणा। तो ये राजस्थान की कुछ एक ट्राइब्स हैं। तो पहला तो रॉन्ग हो गया, टोडा इनकी नहीं है राजस्थान की, वो तमिलनाडु की है। नेक्स्ट है ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया आर गवर्नड बाय प्रोविजंस ऑफ द 5th and 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत में जनजातीय समुदाय संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है वो शामिल है। तो सही बात है, ये दोनों में आता है। जो शेड्यूल 5th है हमारी और जो शेड्यूल 6th है हमारी, उन दोनों में जो है वो हमारा क्या है, शेड्यूल ट्राइब के बारे में, वहाँ के जो हमारा शेड्यूल ट्राइब का एडमिनिस्ट्रेशन है उससे रिलेटेड है ये दोनों। लेकिन डिफरेंस क्या है, जैसे आपने अभी सुना भी होगा कि लद्दाख मांग कर रहा है 6th शेड्यूल में। तो 6th शेड्यूल में क्या होता है, 6th शेड्यूल में आता है हमारा ADC, मतलब जो भी स्टेट हमारे 6th शेड्यूल ABC लिख दिया मैंने, ADC जो हमारा 6th शेड्यूल है उसमें जो भी स्टेट हमारे शामिल होंगे उनको ADC मिलेगा, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिलेगी। मतलब इस काउंसिल के बाद बहुत सारे राइट्स जो है वो आते हैं, इसलिए लद्दाख जो मांग कर रहा है कि उसको जो है वो 6th शेड्यूल में डाला जाए। तो कैसा हो जाएगा हमारा, राजस्थान की तो नहीं है, पहला रॉन्ग है, दूसरा सही है। ओनली भी जो है वो हमारा कैसा हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट है द भूटिया ट्राइब प्रैक्टिसेस बुद्धिज्म एंड इज मेनली फाउंड इन सिक्किम। भूटिया जनजाति बौद्ध धर्म का पालन करती है और मुख्य रूप से सिक्किम में जो है वो पाई जाती है। तो सही बात है, भूटिया ट्राइब जो है वो हमारी कहाँ, सिक्किम में ही होती है और जो है वो बुद्धिज़्म को मेनली जो है वो ये प्रैक्टिस करती है। अगर हम ये सिक्किम की और बात करें तो सिक्किम में जो है वो हमारी लेप्चा ट्राइब भी पाई जाती है। लेप्चा ट्राइब भी हमारी कहाँ पर जो है वो सिक्किम में देखने को मिलती हैं। अगर हम सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में विधानसभा की हमारी जो है वो 32 सीट्स हमारी देखने को मिलती हैं। अगर सिक्किम की हम बात करें तो सिक्किम जो है वो पहले जो है वो इंडिया का पार्ट नहीं था, इसको हमने 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 के तहत इंडिया का जो है वो स्टेट बनाया था। अगर हम सिक्किम की और बात करें तो सिक्किम जो है वो हमारा फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट भी जो है वो बना था और सिक्किम ही हमारा फर्स्ट स्टेट था जो ओपन डेफिकेशन फ्री जो है वो डिक्लेयर किया गया था। तो ये सारी चीज़ें हो गई सिक्किम के बारे में। नेक्स्ट है वो सिक्किम में ही अगर आप देखो तो कंचनजंगा नेशनल पार्क भी हमारा कहाँ, सिक्किम में जो है वो देखने को मिलता है। सिक्किम के CM कौन है प्रेजेंट में, कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। द सेंटलीज ट्राइब हैज़ रेगुलर कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। सेंटलीज जनजाति का बाहरी दुनिया से नियमित संपर्क होता है। नो, जो हमारी सेंटलीज ट्राइब है, पहली बात तो ये अंडमान एंड निकोबार में जो है वो हमारी मिलती है और ये जो है वो बाहरी दुनिया से मतलब अपने में ही रहते हैं, बाहरी दुनिया से इनका कोई भी कॉन्टैक्ट जो है वो नहीं रहता है। तो दूसरा हमारा रॉन्ग है, फर्स्ट हमारा सही है। भूतिया ट्राइब ये वहाँ पे सिक्किम में ही होती है, तो ओनली वन जो है वो इसका हमारा सही हो जाएगा। सेंटलीज मैंने आपको बता दिया अंडमान एंड निकोबार की ट्राइब है। इसके अलावा अगर अंडमान एंड निकोबार की ट्राइब की बात करें तो शोम्पेन हमारे को देखने को मिलती है, जारवा हमारे को देखने को मिलती है, जो कि अंडमान एंड निकोबार की ही ट्राइब जो है वो है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश इन 1935। जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो बना था
क्या वो हमारा 1935 में बना था, ये जो है वो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, तो सही बात है। जो RBI बना था हमारा वो 1935 में ही बना था। और RBI किसकी रिकमेंडेशन पे बना था, तो यंग हिल्टन कमीशन की जो है वो रिकमेंडेशन पे 1935 में हमारा RBI बना था। और 1949 में हमारा RBI का क्या हुआ था, नेशनलाइजेशन हुआ था, RBI का राष्ट्रीयकरण जो है वो हुआ था। तो ये है RBI के बारे में पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। RBI के गवर्नर की नियुक्ति, द गवर्नर ऑफ द RBI इज अपॉइंटेड फॉर अ फिक्स्ड टर्म ऑफ 7 ईयर। RBI के गवर्नर की नियुक्ति 7 साल के निश्चित अवधि के लिए होती है, नहीं 7 साल के लिए नहीं होती, 3 साल के लिए होती है और 2 साल तक उसको और बढ़ा सकते हैं, मतलब कुल मिला के 5 साल जो है वो हो सकती है, 7 साल नहीं हो सकती। तो दूसरा हमारा रॉन्ग है, पहला हमारा सही है, ऑप्शन 1 ओनली ए जो है वो इसका हमारा कैसा हो जाएगा, सही आंसर हमारा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, द यूनाइटेड नेशन वाज एस्टेब्लिश इन 1945 आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में जो है वो हुई थी। तो सही बात है, जो हमारा यूनाइटेड नेशन है वो हमारा कब बना था, वो बना था हमारा 24 अक्टूबर 1945 को जो है वो हुआ, मतलब बना था। 24 अक्टूबर को ही हम यूनाइटेड नेशन डे भी जो है वो मनाते हैं, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद था। तो पहला स्टेटमेंट हमारा जो है वो सही बात है, सही बात है। दूसरा है द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज लोकेटेड इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। जो यूनाइटेड नेशन है क्या उसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, तो नहीं। जो यूनाइटेड नेशन आता है हमारा उनका जो हेडक्वार्टर पड़ता है हमारा वो पड़ता है न्यूयॉर्क, ना कि जेनेवा। अब जेनेवा किसका है फिर, जेनेवा है फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसका जो है वो हमारा जेनेवा पड़ता है। उसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारी, उसका हेडक्वार्टर भी हमारा जेनेवा पड़ता है, स्विट्जरलैंड में है। लेकिन यूनाइटेड नेशन का न्यूयॉर्क पड़ता है, ये जेनेवा स्विट्जरलैंड वाला नहीं पड़ता। तो स्टेटमेंट 2 जो है हमारा रॉन्ग है, ओनली 1 स्टेटमेंट हमारा सही है। तो ऑप्शन ए इसका कैसा हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज की वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।